कर देगा खत्म। तो भाई ये सोचने समझने की चीज है कि मार्केट में क्या चीज बिक रहा है ये आप जानिए। आप नहीं जानेंगे देन यू विल बी स्टक। जानने से सबसे तरीका बढ़िया है कि आंख बंद करके रहिए, आंख खोल के मत रहिए। ठीक है ना? क्योंकि जैसे आंख खोलेंगे वो माया रूपी जो है विद्या जो है दिखाई पड़ने लगेगी और आप उसके आकर्षण में फंस जाएंगे। तो इससे दूर रहिए। नेक्स्ट जो मेन क्लास है और जो बैकग्राउंड में जो शब्द हम लोगों ने चर्चा किया, दैट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड सो दैट यू शुड यूज दैट कंसेप्ट इन एग्जामिनेशन हॉल। है ना? आज एक ऑर्डर निकला है डीओपीटी से, उसमें एक शब्द यूज किया है इन सीटू पोस्टिंग। जो इन सीटू और एक्स सीटू हम बताते थे, इन सीटू पोस्टिंग। खैर एनीवे, तो आप आइए सीधे सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय हेड। ये हो चुका है भाई। ये भी हो गया था ना, मुझे ध्यान है। नंबर याद है तुम लोगों को? हाँ, व्हाट रोल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया टू इंश्योर ए फेयर एंड क्लीन इलेक्शन। प्रैक्टिकल बात है कि व्हाट शुड बी डन बाय द इलेक्शन कमीशन सो दैट फेयर। अच्छा, फर्स्ट पोस्ट वाला तो उसमें चलो बाद में देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट पास पोस्ट वाला में कुछ है नहीं, लेकिन बताएंगे। इंडिया में जो है फर्स्ट पास पोस्ट होता है ना, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं उसमें, जो ज़्यादा परसेंटेज वोट लेता है ना कि आधे से ज़्यादा, तो इंडिया में एफपीटीपी है फर्स्ट पोस्ट। तो दैट इज द इलेक्शन कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन कि व्हाट रोल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन इंडिया टू इंश्योर ए फेयर एंड क्लीन इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन क्या है एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, दैट मैटर शुड बी read in the book, from the book. क्लियर है? I am not going to waste that energy कि who is eligibility criteria and what is the rule and regulations to discharge from them from chair। ठीक है ना? वो सब पे हम नहीं जाएंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये क्या रोल जो है एक्सपेक्ट किया जाता है जिससे फेयर एंड क्लीन इलेक्शन हो सके। तो पहला इज प्रिपरेशन एंड अपडेटिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना, निर्वाचक सूची कह लीजिए, तो उसको जो है अपडेट करना चुनाव से पहले। ठीक है? चुनाव से पहले होता है ना, तो उसकी वो ड्यूटी पहली है। फॉर प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स इन द कंट्री, दिस इज डन टू इंश्योर द एवरी एलिजेंस। और आपने देखा होगा कट ऑफ डेट भी बताती है कि 1 जनवरी को आप 18 साल के हो गए हो तो आप यू कैन मेक योर वोटर आईडी। ठीक है ना? वो भी काम उसी में आएगा, प्रिपरेशन एंड अपडेटिंग इलेक्टोरल सो दैट द नेम ऑफ द न्यू कमर्स हुज एज इज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर ऑन 80 एज 18 ईयर्स। 18 साल है ना? इसी पे क्वेश्चन आएगा कि वोट देने का अधिकार वाला मंत्री बन सकता है कि नहीं। तो गलती लोग कर देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बन सकता है, लेकिन ये भूल जाते हैं, दे फॉरगॉट दैट to cast the vote your age should be more than 18 one age। however to become mantri you should be minimum 25 years because एमपी बनने के लिए 25 साल की एज है ना मिनिमम चुनाव लड़ने के लिए। एंड द सेकेंड इज कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। साफ सुथरा हो, किसी का पक्षपात ना हो, nobody should get nobody should get hampered, no one party should get benefited on the cost of others party। तो ये सब इंश्योर करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। थर्ड, सुपरवाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स।
पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को जो है इलेक्शन पीरियड में क्या करती है, सुपरवाइज करती है। कैसे करती है, कैसे करती है, हाउ दिस कंडक्टेड। तो मेन चीज इसमें यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट एंड नो वायलेशन ऑफ रूल्स। आपको पता होगा एक बार एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल बैन कर दिया सरकार ने। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, तो एग्जिट पोल जो है क्या होता है, एग्जिट पोल ये होता है कि जब आप वोट डाल के निकलते हैं तो उस समय पूछ लेता है कि आपने किसको वोट दिया। धीरे से अब वोट तो ख़त्म हो गया, अब तो वो सूचना आएगी तब तक तो 5 बजे वोट डालने का टाइम ख़त्म हो जाए। तो उसे बोलते हैं एग्जिट पोल, निर्गम मत सर्वेक्षण हिंदी में। और ओपिनियन पोल क्या है, बिफोर इलेक्शन यू शुड फाइंड आउट कि who amongst the public कि which party you are going to cast your vote, है ना। सलाह ले लेता है, पूछ लेता है, और उसके बाद जो है उसको टीवी पे दिखाने लगता है। तो उससे क्या होता है कि द पार्टी हु इज लीडिंग दे आर गेटिंग बेनिफिटेड ओवर द अदर्स हु इज द स्लगिश, हु इज द डाउन साइजिंग देमसेल्फ। इसलिए उसको बना कर दिया ओपिनियन पोल को, बिकॉज इट इज बायस्ड सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स, जिससे किसी के नाम के आगे ज़्यादा लगा दिया वोट मिलने की उम्मीद, तो उधर वोट डाइवर्ट होने के चांसेस बन जाते। तो इससे दो चीज़ आप समझ लीजिए, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। इज दिस क्लियर? प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, द ECI is responsible for educating and creating awareness among voters about the electoral process, their right and the importance by advertisement in TV, इन सोशल मीडिया। करता है ना, कई हीरो हीरोइन को लेके भी आता है ऐड कि भाई वोट डालिए, वोट मेरा अधिकार, ऐसे कुछ। पांचवा है मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर। ये बड़ा टफ काम है। द ECI मॉनिटर्स एंड रेगुलेट द इलेक्शन expenditure of political party and candidate. It ensures that they do not exceed the prescribed expenditure limit and the source of fund is legal. Source of fund is legal. अच्छा, उतना ही था। तो अब आप देखिए कि एक्सपेंडिचर कंट्रोल कैसे होगा। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाउ इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट द पर्टिकुलर पार्टी हैज नॉट क्रॉस द एक्सपेंडिचर लिमिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? हाउ इलेक्शन कमीशन विल इंश्योर दैट द पार्टीज आर नॉट स्पेंडिंग मोर देन द डिजायर्ड लिमिट। भगवान तो है नहीं इलेक्शन कमीशन, उसको सपना भी नहीं आ रहा है कि आप कहाँ चर्चा कर रहे हैं। समझ गए? कैसे पता चलेगा उसको भाई? दिस इज द पॉइंट टू बी ड्रिवन फ्रॉम 2 to 3, सर्किल नंबर 3। माइंड दिस स्टेटमेंट, इट इज covered under circle number 3 because there is no anywhere mentioned in the text book। समझ रहे हैं ना अमित? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो कुछ आइडिया दीजिए। हाँ, गलत। अब तो उससे गिनते हैं ना, क्या बोलते हैं, इवनिंग मशीन से। तो आप दोबारा चेक कर लीजिए, अगर डाउट है तो दोबारा चेक कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत है। अगर गलत गिन दिया तो वहाँ पे वाच फुल होने के लिए पार्टियाँ रहती है ना, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव रहता है एट द काउंटर वेयर द काउंटिंग इज गोइंग ऑन। ईच एंड एवरी काउंटिंग टेलर, काउंटिंग टेबल इज इक्विप्ड विथ द विटनेस ऑफ पार्टीज। वो भी रहते हैं ना भैया, वो भी तो देखते हैं कि ठीक गिन रहे हो कि नहीं। अच्छा, मतलब ये शॉर्टकट जरूरी है जानना ना, ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि भैया कैसे इलेक्शन कमीशन आते हैं। पहले पढ़ लो ना, पढ़ लोगे तब सब अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वर,
क्यों इतना? अभी तो तुम एग्जाम ही देने लायक नहीं हो, अभी तो 2027 में दोगे ना, तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। तब तक तो 28 आते आते जो 28 बार बदलाव हो चुका होगा। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि कह दे कि अब सिर्फ मेंस होगा, आ जाओ। कह देगा कुछ नहीं, खाली ऐसे लिखो मुँह मुटैले लोढ़ा भैले, इसी पे लिखो ऐसे। हो सकता है यूपीएससी कल को ये कह दे कि देर इज इनॉर्मस देर इज इनॉर्मस क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्शंस, देर इज इनॉर्मस ऑब्जेक्शंस from the aspirant that UPSC is making tough question, this question, that question. So to get rid of that such type of blames, it's possible that the UPSC should think in the other way to find out the candidate. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों? एक साल सिलेक्शन कर देगा 2000 का इकट्ठे, 3000 का इकट्ठे, कहेगा जैसे जैसे नंबर आएगा ज्वाइन कराते रहेंगे, 3 साल एग्जाम ही नहीं लेगा। पहला तो एक तरीका ये भी है। अब आप तैयारी करके बैठ के झुनझुना बजाते रहिए। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इम्पैनलमेंट जिसे बोलते हैं। दूसरा कह देगा कि अब इस आई एग्जाम की जरूरत ही नहीं है। जैसे लेटरल मूवमेंट होता है, लेटरल सिलेक्शन, क्या होता है ये जो मोदी सरकार ने शुरू किया, लेटरल सिलेक्शन है। अबे ठेकेदार बेसिस, लेटरल का मतलब होता है क्षैतिज, लेटरल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजेंटल, लेटरल मीन्स हॉरिजेंटल, बिल्कुल सही बोला, एक ही बात है। तो लेटरल मूवमेंट में क्या कर रही है सरकार, खुलेआम एप्लीकेशन मांग लेती है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी सीधे कमिश्नर रैंक में। हुए है ना 17 लोग भर्ती किए गए, वाईएस थोड़े ना, वो किसी फैक्ट्री के थे, कुछ नहीं थे, देश के आम आदमी हैं, वो भी अप्लाई कर देगा अगर क्राइटेरिया में अगर ऐसा है तो आप लेटरल सेलेक्ट हो जाइए, आईएएस देने की जरूरत ही नहीं है, पावर तो सेम ही मिल जाएगी और सीधे कमिश्नर रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल सिलेक्शन इन ब्यूरोक्रेसी बाय द गवर्नमेंट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय स्टिपुलेटिंग सम क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी। कहाँ आईएएस का एग्जाम हुआ? वो आईएएस को आदेश दे रहे हैं, डायरेक्टर तो उसके नीचे है। वंस ही इज डायरेक्टर इज आईएएस,